प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं इस वीडियो में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य संस्कृत, जो कि हिंदी में अनिवार्य संस्कृत है, उसके अंतर्गत संधि का यह वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। छात्र ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अनिवार्य संस्कृत में व्याकरण का भी कुछ अंश रखा गया है। उसके अंतर्गत आज आपको हम इस वीडियो में संधि पढ़ाने के लिए चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जानें यह संधि क्या है। तो संधि क्या है, आप इस बात को समझें। तो संधि दो वर्णों के परस्पर मिलन के उपरांत होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। प्यारे छात्रों, आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी सी छोटी इकाई होती है ध्वनि। क्या होती है छात्रों? ध्वनि। और ध्वनि का लिपिबद्ध जो चिन्ह होता है वो प्यारे छात्रों वर्ण होता है, उसे वर्ण कहते हैं। यानी यह ध्वनि का लिपिबद्ध चिन्ह है वर्ण। और वर्ण का तात्पर्य है प्यारे छात्रों कि निश्चित रूप से स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। और अक्षर में केवल स्वर आते हैं प्यारे छात्रों। अक्षर का तात्पर्य है जिसका क्षरण न हो, जिसका नाश न हो, यानी नाश रहित। आप इसको ब्रह्म की संज्ञा दे सकते हैं, आत्मा की संज्ञा दे सकते हैं, जीव की संज्ञा दे सकते हैं, शाश्वत चिरंतन आदि शब्दों की संज्ञा दे सकते हैं। यानी अक्षर का तात्पर्य ब्रह्म भी है और नाश रहित। और नाश रहित जो जो चीज़ें हैं वो सब अक्षर का मतलब होंगी। तो प्यारे छात्रों, यहाँ पर आप देखें कि आप वैसे हिंदी में जानते हैं कि जैसे चोर ले गया, आप बार बार अगर आपको कहना हो तो एक समय ऐसा आएगा कि आप कहने लगेंगे कि चोर ले गया। यानी कि जो ये पूर्ण व्यंजन का जो र था वह ल में संधि हो गई। इसी तरह से अगर मार डाला शब्द अगर बार बार आपको पुकारना हो तो आप एक समय मार डाला कहने लगेंगे। तो निश्चित रूप से ये इस र का ड में संधि हो गई, तो इसे ही संधि कहते हैं। संधि का तात्पर्य होगा प्यारे बच्चों कि जब दो वर्ण परस्पर निकट आ जाते हैं तो उनमें अतिशय निकटता होने के कारण उनमें संधि हो जाती है। आप छोटे बच्चों को छोड़ दें और देखें, वह छोटे बच्चों को पाएगा तुरंत ही मित्रता कर लेगा, संधि कर लेगा। तो संधि भी इसी प्रकार से वर्णों की एक विधि है। और संधि ये कहाँ कहाँ अपेक्षित है, कहाँ कहाँ संधि हो सकती है, तो निश्चित रूप से प्यारे छात्रों आप जानें महर्षि पाणिनि ने इसके लिए भी एक दायरा निश्चित किया है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी भी शब्द के वर्णों में संधि हो सकती है। आप कहीं न पाएँ तो आप बता दें कि सर बता दें, आप इधर काका हैं और इधर भी काका हैं, आप सर संधि कर दीजिए, काका और काका में संधि कर दीजिए। तो का में तो आ है, ठीक है, लेकिन ये प्रारंभिक क में आ नहीं माना जाएगा। ये स्वर होता तब यहाँ संधि होती। तो इस तरह से प्यारे छात्रों हर जगह संधि नहीं हो सकती। तो संधि कहाँ कहाँ हो सकती है, इस श्लोक में ये लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों पढ़ें आप। संहिता एक पदे नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्यस्तु सा विवक्षामपेक्षते। यानी संहिता एक पदे, एक पद बनाना हो, जैसे प्यारे बच्चों एक पद जैसे पौ धन अक, इसको मिलाकर अगर हमें पावकह बनाना हो तो यहाँ संधि नित्य है, अनिवार्य है। प्यारे छात्रों ध्यान रखें कि यहाँ संधि अनिवार्य है। एक पद बनाने के लिए संधि अनिवार्य है। फिर संधि कहाँ अनिवार्य है? धातु और उपसर्ग के योग में। प्यारे बच्चों, धातु उपसर्ग जैसे कि नि उपसर्ग है और वस धातु के अवसत से मिल गया अवसत, तो निश्चित रूप से प्यारे छात्रों तो यहाँ पर संधि होना जरूरी है। तो यहाँ नवसत हो जाएगा। तो ये संधि जरूरी है यहाँ, क्योंकि यहाँ संधि नित्य है। क्योंकि धातु और उपसर्ग यहाँ संधि क्या है? नित्य है, अनिवार्य है। अगले देखें, नित्या समासे, यानी समास में भी संधि जो होती है प्यारे छात्रों नित्य होती है। ये ध्यान रखें। जैसे कि कृष्णस्य अस्त्रम, तो कृष्ण और अस्त्रम मिलाकर कृष्णास्त्रम,
तो जो ये कृष्णास्त्रम बना, यानी कृष्णास्त्रम, किसका अस्त्र है ये? कृष्णास्त्रम, कृष्णस्य अस्त्रम। तो यहाँ पर कृष्ण से जो अस्त्रम, जो यहाँ पर संधि हो गई, तो यहाँ संधि नित्य थी, क्योंकि समास में संधि क्या होती है प्यारे छात्रों? नित्य होती है। और वाक्यस्तु विवक्षाम अपेक्षते, और वाक्य में संधि विवक्षा यानी विकल्प पर निर्भर होती है कि वक्ता संधि करना चाहता है कि नहीं। जैसे बालकः गच्छति गृहम, बालकः गच्छति गृहम, बालक घर को जाता है। अब यहाँ बालकः गच्छति में आप देख रहे हैं कि विसर्ग है, विसर्ग से पहले भी ह्रस्व है और बाद में भी ह्रस्व है। एक सूत्र है प्यारे छात्रों, आप जाने, हसिच्य, हसिच्य सूत्र से विसर्ग को ओ होता है। तो यहाँ हो सकता है कि बालको गच्छति गृहम या बालकः गच्छति गृहम, ये दोनों बात वाक्य की हैं और वाक्य में वक्ता पर निर्भर है कि वक्ता संधि करना चाहता है कि नहीं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि वाक्यस्तु सा विवक्षाम अपेक्षते, यानी वाक्यों में जो संधि होती है वह विवक्षा पर निर्भर करती है, वक्ता पर निर्भर करती है कि वक्ता संधि करना चाहता है अथवा नहीं। तो प्यारे छात्रों, आप जान गए होंगे कि संधि के नियम आप को बताने से पहले हम बता दें आपको कि ये वर्ण जो हैं वह वर्ण में स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं और अक्षर में केवल स्वर आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएं। संधि के नियम, संधि वर्ण विधि है, जान लें। सबसे पहले यहाँ वर्ण मिलते हैं और संधि में दो सार्थक पद होते हैं, बिल्कुल सही। जैसे कि आप देख रहे हैं इति और आदि, तो यहाँ इति भी सार्थक है, क्योंकि इति माने ऐसा और आदि माने प्रारंभ, तो दोनों सार्थक शब्द हैं, तो सार्थक शब्द भी होना जरूरी है। अच्छा, पूर्व पद के अंतिम वर्ण, अब प्रथम इति जो है वो पूर्व पद है और आदि जो है उत्तर यानी बाद वाला पद है। और पूर्व पद के अंतिम वर्ण, अगला नियम हमारा कह रहा है कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण तथा उत्तर बाद वाले का प्रथम वर्ण में संधि होती है। भाई, महर्षि पाणिनि के समय क्या मोबाइल नहीं था क्या? इन्होंने निकटवर्ती में संधि कह दिया प्यारे छात्रों, दूर के वर्णों में संधि नहीं। भाई, त में ई है लेकिन इसके पहले भी ह्रस्व ई थी, तो यहीं संधि हो जाती। तो प्यारे छात्रों, आप इस बात को समझें कि उन्होंने लिखा पर सन्निकर्षा संहिता, यानी कि एक दूसरे के सन्निकटता में संहिता होती है, यानी निकटवर्ती वर्णों में। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ई का निकटवर्ती वर्ण आ है, तो प्यारे छात्रों हाँ, निकटवर्ती वर्ण है। तो ई निकटवर्ती वर्ण होने के कारण, सादृश्य होने के कारण निश्चित रूप से इसकी संहिता संज्ञा होगी और संधि यहाँ अपेक्षित होगी, संधि यहाँ करनी आवश्यक होगी। तो अब समझ गए होंगे। अब प्यारे छात्रों, एक बात और जानें कि इति में जो देख रहे हैं अंतिम में ती है, तो ती में देखें तो प्यारे छात्रों इसमें स्वर आप पढ़ा करें, तो इसमें स्वर है छोटी ई और बाद में है आ। ठीक, अब जब हम त से ई निकाल दिए प्यारे बच्चों, तो ये पूर्ण व्यंजन बन गया। क्या बन गया? पूर्ण व्यंजन, यानी जिसमें हलंत लगा होता है वो होता है पूर्ण व्यंजन, तो पूर्ण व्यंजन बचा। अब ई के स्थान पर ई हो गया अस्थाई, तो इसको कहेंगे अस्थानी। क्या कहेंगे प्यारे छात्रों? अस्थानी। अब अस्थानी के स्थान पर कोई राजा बनेगा, तो अब देखें ई और आ से जब मिला तो अपने निकटवर्ती कोई राजा बनाएगा, तो ई का निकटवर्ती है यह है, तो यह आएगा। क्यों निकटवर्ती है प्यारे छात्रों? क्योंकि आप जानें कि ये निकटता चार प्रकार की होती है। पहला, स्थानकृत निकटता होनी चाहिए, जो स्थानीय के स्थान पर आएगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक तो स्थानकृत, दूसरा होना चाहिए अर्थकृत निकटता, और तीसरा होता है परिमाण निकटता, परिमाण सदृश निकटता, और चौथा होता है प्यारे छात्रों गुणकृत निकटता। तो आप देख रहे हैं कि स्थानकृत, जहाँ पर दो से अधिक
निकटताएं प्राप्त हों, वहाँ अस्थानकृत जो निकटता है उसको वरीयता देना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ई और य दोनों एक ही स्थान से बोले जाते हैं, इसलिए यहाँ ई के स्थान पर य ही आएगा। तो इस प्रकार से प्यारे छात्रों संधि के भेद। अब कहें संधि के कितने भेद हैं, तो प्यारे छात्रों आप जानें संधि के मुख्यतः 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो छात्रों स्वर संधि किसे कहते हैं देखें, तो आप पढ़ चुके हैं कि संधि में 2 शब्द या पद होते हैं, प्रथम को पूर्व पद, द्वितीय को उत्तर पद। तो पूर्व पद के इस अंतिम वाले अक्षर में और उत्तर पद के प्रथम अक्षर में संधि होती है, ऐसा आप पढ़े। तो जब पूर्व पद के अंतिम वर्ण में भी स्वर हो, क्या हो छात्रों, स्वर हो, और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में भी स्वर ही हो, तो दोनों तरफ अगर स्वर हो तो वहाँ पर होने वाली संधि कौन सी है, स्वर संधि। और जब प्यारे छात्रों पूर्व पद का अंतिम वाला वर्ण पूर्ण व्यंजन हो, पूर्ण व्यंजन ध्यान रखिए छात्रों, पूर्ण व्यंजन जैसे जगत, जगत, धन, ईसह, कभी कभी तय में हलंत नहीं देता और कहता है कि इनमें से व्यंजन संधि छांटिए, तो छात्र जिसमें हलंत नहीं लगा रहता उसी को छांट लेते हैं। तो आप ध्यान रखिए व्यंजन संधि का नियम ही है कि पूर्व पद के अंतिम में पूर्ण व्यंजन वर्ण होगा और बाद में इसका मिलन चाहे किसी स्वर से हो रहा हो या व्यंजन से हो रहा हो, स्वरयुक्त व्यंजन, तो वहाँ पर होने वाली संधि व्यंजन संधि कहलाएगी। विसर्ग संधि में भी यही होता है प्यारे छात्रों कि पहले पूर्व शब्द के अंतिम अक्षर में विसर्ग होना जरूरी है और बाद में चाहे इसका मिलन स्वर से हो अथवा किसी व्यंजन से हो, तो वहाँ होने वाली संधि विसर्ग संधि कहलाएगी। तो इस प्रकार से प्यारे छात्रों आप जान लिए कि स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि करके 3 संधि के भेद होते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत हम प्यारे छात्रों अगर चर्चा करें तो दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयाजी स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, ये 5 स्वर संधियाँ जो कि सामान्य विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए और ये कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक हिंदी विषय में खासकर यही 5 संधियाँ हैं। और इसके अतिरिक्त कक्षा 11 और 12 जो आर्ट साइड के विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं तो वो पूर्व रूप और पर रूप प्यारे छात्रों 2 और पढ़ते हैं, तो 5 2 1 7 पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रकृति भाव भी होता है, तो इस प्रकार से प्रकृति भाव भी स्वर संधि है। तो ये स्वर संधि कितने प्रकार की हो गई, 8 प्रकार की। तो आज के वीडियो में मैंने संधि का एक साधारण सी बातें हमने आपको बताया प्यारे छात्रों। कल से मैं स्वर संधि का विस्तार से चर्चा करूँगा, तो तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ संध्या।